जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे परीक्षा। अगर परीक्षा को थोड़ा लंबड़ा दें, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा जो मार्क्स दे दे, दूसरे की इच्छा कि आपने जो लिखा है, आपने जो इंटरव्यू दिया है, उसका मूल्यांकन वो कैसे कर रहे हैं, वो आपको कैसे आंकते हैं, ये हमेशा दूसरे के भरोसे पर है। पढ़ाते कोई और हैं, सिलेबस कोई और तय करता है और परीक्षा कोई और लेता है, परीक्षण कोई और करता है। स्टूडेंट्स को, छात्रों को, विद्यार्थियों को इसी के लिए तैयार किया जाता है हर सब्जेक्ट में। और अमूमन सभी गुरुजन ये बताते हैं कि आपको परीक्षा देने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। एक तो ओवरऑल नॉलेज, संपूर्णता में ज्ञान, सारी चीज़ों का, सारी विषयों का आपको पता है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में कहीं से भी पूछा जाए तो आप बता दें। और अब तो थोड़ी सुविधा हो गई है कि लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में भी 100 में 100 आते हैं, तो 100 में 100 आने के लिए ज़रूरी है कि आप हर जगह से हर चीज़ों को पढ़े हुए हों, पढ़ाया गया हो और आपने उसके हिसाब से तैयारी कर रखी हो। इसलिए कि कहाँ टिक मार्क करना है, जब तक वो नहीं जानेंगे, टिक मार्क गलत में भी कर देंगे तो मार्क्स कट जाएगा। किसी ज़माने में अब वो एक सीरियल आता है, उसके हिसाब से कहें तो मेरे ज़माने में जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ, 3 लोग, उनके 2 लोग, उन लोगों के ज़माने में दूसरे ढंग से परीक्षा होती थी, दूसरे ढंग से पढ़ाई होती थी। वो ज़माना कुछ और था और उस हिसाब से टिक मार्क नहीं था, लिखना था। लिखेंगे तो बिंदु छूट गया, बिंदु की जगह चंद्र बिंदु लगा दिया, मार्क्स कट जाते थे। कहा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का भी अंक काट लिया गया था, यह लिखते हुए भी कि अगर परीक्षा का बस चलता तो कुछ और नंबर देता, लेकिन उन्होंने कहीं चंद्र बिंदु छोड़ दिया, कॉमा छोड़ दिया था, इसकी वजह से उनका मार्क्स काट लिया जाता है। ज़माना बदला है, दुनिया भी बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, पढ़ाई के तरीके भी बदल रहे हैं और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको धीरे धीरे चीज़ों को लगाया जा रहा है। परीक्षा की वजह से आम तौर पर छात्र और उनको ट्यूशन देने वाले, उनको क्लास में पढ़ाने वाले, गार्जियन सब टेंशन में रहते हैं। हमारे ज़माने में कोई टेंशन में नहीं रहता था, स्टूडेंट को छोड़ के। वो भी खेल के इतना आता था कि थक के आराम से सो जाता था और इतना दबाव भी नहीं था। कुछ नहीं करेगा तो खेती में काम करेगा, कुछ नहीं करेगा तो किसानी में साथ देगा। ये दबाव नहीं था कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है वो कुछ नहीं करने का, कि वो कुछ क्या है ये समझ से परे है। और उसको दूसरे स्कूल में, दूसरे अपर क्लासेस में एडमिशन्स लेने हैं तो उसके लिए मार्क्स चाहिए, योग्यता उसके किसी काम नहीं आएगी, इसका भी दबाव रहता है। इन सब दबावों की वजह से परीक्षा के समय तो कम, रिजल्ट के समय और रिजल्ट के बाद अच्छी खासी संख्या में आत्महत्या होती है। हर परीक्षा के पहले, रिजल्ट के पहले हम इस तरह की चर्चा करते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। संभव नहीं है कि हर किसी को 100% ही मिले, कभी कभी हुआ नहीं, हमारे ज़माने में भी नहीं हुआ, इस ज़माने में भी नहीं हो ही नहीं सकता है। और जिसको कम अंक आ गया वो दुनिया में करने लायक कुछ नहीं है, कंप्लीट बेरोजगार है। तो टेंशन लेके क्या करेंगे? ड्रग्स लेंगे? टेंशन लेके क्या करेंगे? घर छोड़ के भाग जाएंगे? टेंशन लेके क्या करेंगे? माँ बाबूजी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके अनुसार अंक नहीं ला सके इसलिए हम जा रहे हैं दुनिया से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। पर इच्छा, परीक्षा क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, और एग्जामिनेशन के लिए, चूँकि एग्जामिनेशन सीबीएसई का होने वाला है, झारखंड बोर्ड का भी होने वाला है, उस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ का चर्चा के लिए विकास विद्यालय रांची के प्राचार्य पी.एस. काल्ला साहब हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ डीएवी ग्रुप के असिस्टेंट डायरेक्टर और हेहल और कपिल देव डीएवी के प्राचार्य M.K. सिन्हा जी हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, अमित सिंह जी सफारी इंटरनेशनल के प्राचार्य हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ गौतम कुमार नायक हैं,
जो कैम्ब्रियन स्कूल में शिक्षक हैं। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। थैंक यू सर, नमस्ते सर। काला साहब, आपका और अमित जी का दो का रेजिडेंशियल है जी। उस हिसाब से आप तैयारी कराते हैं। मुझे आपके स्कूल के बारे में एक किस्सा याद है, वाकया याद है। मैं ट्रेन से आ रहा था, 90s की बात होगी, तो आपस में लोग चर्चा कर रहे थे कि विकास विद्यालय में एडमिशन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से पैरवी कराई है। वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है। तो ये हैसियत प्रिंसिपल के चलते, टीचर के चलते और वातावरण के चलते चीज़ों को मिलता है। तो एज ए प्राचार्य, गुरुजन और शिक्षक, आप परीक्षा के बारे में अगर छात्रों को और अभिभावकों को, जो कि पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, पीटीएम करते हैं, उसमें आप क्या बताते हैं और आप क्या सोचते हैं? आप तो अपनी तरफ से जितना बेस्ट है वो देने की कोशिश करते हैं, वो कितना रिसीव करता है, इसका मूल्यांकन होता है। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हम बोर्ड परीक्षाओं से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो पेरेंट्स हों या बच्चे हों, तो उसकी आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि बच्चा या हम सभी हर दिन किसी न किसी परीक्षा से गुजरते हैं जी। जब हम उन परीक्षाओं में इतना प्रेशर नहीं लेते, इतनी टेंशन नहीं लेते, तो बोर्ड एग्जामिनेशन कोई ऐसा अनोखा एग्जामिनेशन नहीं है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता हो। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पेरेंट्स और बच्चों को अंडरस्टैंड करनी होगी कि किसी भी स्कूल में जितनी भी हम एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं वो बच्चे के जीवन में 5 से 7% काम आती है, और जो काम आने वाली चीज़ है वो है स्किल्स। हम अनफॉर्चुनेटली स्किल्स के ऊपर फोकस ना करके उन 5-7% जो उसके जीवन में काम आ सकता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मधुकर जी, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने 8th स्टैंडर्ड में कितने % मार्क्स पाए। जी। मेरे बारे में आप नहीं जानते होंगे कि मेरे क्या परसेंटेज मार्क्स रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे अपनी स्किल्स से अपना काम चलाता हूँ, अपना विद्यालय चलाता हूँ, अपने पारिवारिक जीवन चलाता हूँ, या मेरा दूसरों के साथ संबंध कैसा है, जो स्किल्स मेरे गुरुजनों ने मेरे को सिखाई थी वो मेरे आज भी काम आ रही हैं। तो बच्चों से मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है और पेरेंट्स से भी ये आग्रह है कि मार्क्स जो है वो अल्टीमेट नहीं होते। मार्क्स कम या ज़्यादा आ सकते हैं और उसका बहुत ज़्यादा किसी भी विद्यार्थी के जीवन पर अंतर नहीं पड़ता है। मानता हूँ कि हो सकता है कि पेरेंट्स की अपेक्षा हो कि बच्चा आईआईटी में चला जाए या नीट क्लियर करके मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाए, पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उसी चीज़ के लिए बना हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सके। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको, जैसे हमारे साइंटिस्ट हुए जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो जिससे आज का हमारा पूरा का पूरा जीवन ही बदल चुका है। तो इसलिए मार्क्स के पीछे मत दौड़ें, अपनी लर्निंग के बारे में सोचें, आप क्या सीख रहे हैं उसके बारे में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मार्क्स के लिए तैयारी भी करें, इसलिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें तैयारी तो करनी होगी। सीखने की कोई उम्र नहीं है और कोई सीमा भी नहीं है, तो सीखने के लिए सीखें, मार्क्स के लिए मत सीखें। मनोज जी, एक तो ये कि मार्क्स अगर कम आएगा तो अपने ही स्कूल में 10 से 11 में एडमिशन में दिक्कत होने लगती है। मार्क्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये रहेगा, अपने हिसाब से बनाया गया है। गवर्नमेंट को यह फील हुआ कि मार्क्स की बाध्यता हटाने के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स शुरू किए गए कि उसमें मार्क्स बाध्यता नहीं हुई, उसमें जो उत्तीर्ण होंगे उनको अलग एडमिशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। फिर उसमें प्राइवेट में जाना है तो मार्क्स देखा जाए कि आपके पास इतना मार्क्स है, नहीं है। मार्क्स तो एक चीज़ है और ये महत्वपूर्ण चीज़ है आगे के लिए। तो मार्क्स भी, इन्होंने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मार्क्स एक चीज़ है और हर गार्जियन मार्क्स के पीछे ही भागता है। जी जी। और 90 बिलो ये तो बहुत मुश्किल है।
गार्जियन को लगता है कि अब तो हम कहीं के रहे नहीं, छात्र को लगे नहीं लगे, और गार्जियन के प्रेशर में छात्र को भी लगने लगता है। जी जी। तो ये जो तथ्य है, इन तथ्यों से उसको रूबरू होना है अभी के एग्जाम में, उसके लिए हम क्या संदेश दें, क्या बताएं बच्चों को और अभिभावक? आपने सही कहा कि मार्क्स कुछ है, मार्क्स सब कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स ही पैमाना है जिसके आधार पर हम आगे एडमिशन के लिए करते हैं। और जैसा कि पिछले साल से शुरू हो चुका है कंबाइंड एग्जामिनेशन, जो ग्रेजुएशन लेवल में एडमिशन लेने के लिए, वो एक अच्छा पहल है सरकार का कि अगर किसी कारण से बोर्ड में एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ना आए तो उस रैंक के आधार पर वो एडमिशन ले सकते हैं। कहने का ये है कि अभी कालरा साहब बताए कि हमें जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो सीखने पर देनी चाहिए। देखिए, हम बच्चों को बताते हैं 3 तरह का लर्निंग अलग अलग स्टेज पर। पहले कहते हैं सुपरफिशियल लर्निंग, जब पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी फेसी, उसके बाद डीप लर्निंग और उसके बाद स्ट्रेटेजिकल लर्निंग। जैसे अभी 1 महीना बचा है तो इस 1 महीना के लिए स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों का कि कैसे हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, व्हाट्सएवर जो उनका है अभी तक का, उससे वो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, इसके लिए उनको प्रयास करने चाहिए। उसके लिए अभी जितने भी रिसोर्स मटेरियल हैं, चाहे एनसीईआरटी के बुक्स हों, सिंपल क्वेश्चन पेपर हों, पिछले साल के क्वेश्चन हों, कोई टॉपर के जो आंसर शीट पब्लिश होता है आजकल, इन सब को देखते हुए और अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हुए टाइम टेबल बनाएं, जिसमें जो टफ लगता है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, जो जल्दी होता है उसमें थोड़ा कम समय दें, स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाएं, बढ़िया से कंसंट्रेट होकर करके पढ़ें, जितने देर पढ़ते हैं बढ़िया से पढ़ाई करें, उसको रिवाइज करें, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और इम्पॉर्टेंट है कि एडिक्वेट ब्रेक भी लेना चाहिए और साउंड स्लीप लेना चाहिए। ब्रेन को बिल्कुल चार्ज होना चाहिए ताकि मैक्सिमम वो रिसीव कर सके। हम ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन ये है, लेकिन एग्जामिनेशन है, ऐसा बात नहीं कि एग्जामिनेशन को हम नकार सकते हैं। वैसे सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, स्कूल के करिकुलम से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो 1 महीना कैसे बढ़िया से प्रिपेयर करें ताकि आप अपना बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चे कैसे दे सकें, इस पर वो होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें है ढंग से अपना स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं और लिख करके। आजकल बच्चे थोड़ा सा ना घबराते हैं, लिखते नहीं हैं, वो चाहते हैं पढ़ कर करके सीखने का, पढ़ करके याद रखने का। लेकिन पुराने समय में जो कहते थे ना कि राइटिंग से बच्चे का वो शार्प होता है, आज भी वो है। तो बच्चे लिख करके याद करें। हर स्कूल अपनी व्यवस्था रखता है कि जैसे अभी प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम करवाए ताकि बढ़िया से रिवीजन हो। बच्चे 3 घंटे में कैसे फुल क्वेश्चन को सैम्पल पेपर से करें, टीचर्स के बनाए हुए क्वेश्चन पर करें, वो करते हैं। उसके बाद भी जो डाउट होते हैं बच्चे क्लास में करते हैं। मैं तो कहता हूँ इवन एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी जब बच्चे घर पर रहते हैं, हम लोग स्कूल में रखते हैं व्यवस्था कि इतने बजे से इतने बजे इस सब्जेक्ट को, इतने बजे से इतने बजे ये नंबर है, इस पर खाली रहते हैं, जब भी हो आप इसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये करीब करीब हर स्कूल इसकी व्यवस्था करते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्कूल तत्पर है, पेरेंट्स भी तत्पर हैं, बच्चे को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया से प्रिपरेशन करें। आपको अपनी पता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, उसके अनुरूप आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के प्रयास करें। अमित जी, 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो दिक्कत ये है कि आपका स्कूल मिक्स्ड है, बोर्डिंग भी है और लोग बच्चे आते भी जाते हैं। मिक्स्ड स्कूल में जो प्रिपरेशन हो रहा है बच्चों का, और दोनों ये गुरुजन जो बता रहे हैं, वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो हमको लगता है कि वो सवालिया निशान है, उस पर बात होनी चाहिए। तो जो प्रिपरेशन होता है, उस प्रिपरेशन में गार्जियन को है कि उसको इस स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसका स्टेटस बढ़ गया, और इस स्कूल से उस स्कूल जाने में उसका स्टेटस और बढ़ जाएगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता ये मुझे नहीं पता है, और मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ। दूसरी जो सबसे मुश्किल है वो है कॉम्पिटिटिव युग, प्रतिस्पर्धा का माहौल। सब पढ़ें लेकिन सब आगे निकल जाए,
ये संभव है क्या? सब फर्स्ट ही कर जाएगी, कैसे संभव है? सब 100% सिक्योर कर लेंगे, सब कैसे संभव है? उसको दूसरे ढंग से, ये तो दिमाग की बात है, उसको दूसरे ढंग से देखें कि वर्क लोड, यानी कि मजदूरी कर रहा है, सब आदमी उतना ही बोझा उठा सकता है क्या 1 क्विंटल का? कोई उठा सकता है, कोई 5 किलो भी परेशान हो जाता है, 5 किलो में परेशान हो जाए, दूसरा कोई 100 किलो भी लेके चल सकता है। वैसे में डे और बोर्डिंग दोनों को मिला करके कैसे आप तैयारी कराते हैं, क्या स्थिति है? और बच्चों को, गार्जियंस को आप क्या बताना चाहेंगे स्टेटस सिंबल के बारे में जो हमने कहा, मार्क्स कम अगर आ गया तो उससे पैनिक नहीं होने घबराने के बारे में? जो आखिरी बात आपने कही कि मार्क्स अगर कम आ गया तो उससे पैनिक ना हुआ जाए, इसके लिए पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं 1998-99 में बोर्ड दिया, आप लोग उससे बहुत पहले बोर्ड दिए होंगे, तो उस समय हफ्ते में एक पीरियड होता था गेम्स का और एक पीरियड होता था ड्राइंग का, और हमारी दुनिया किताबों तक ही सीमित थी। किताब के अलावा, बोर्ड के अलावा बात करने कोई मुद्दे नहीं होते थे। चीज़ें बदली हैं और इधर पिछले 6-7 सालों में बहुत तेज़ी से बदली हैं स्कूलों के अंदर भी। अब स्कूल के अंदर भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है, उस पे बात होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स को भी उसमें शामिल किया जाता है। बच्चे की कोर स्ट्रेंथ जो है कि बच्चा किस चीज़ में निपुण है, किस चीज़ उसका क्या पैशन है, वो क्या करना चाहता है, उसको देखते हुए उसको करियर गाइडेंस मिलती है। अब हर स्कूल में ये चीज़ें होती हैं। तो अब पेरेंट्स भी धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर के जागरूक हो रहे हैं और पहले से अब चीज़ें, ये समस्याएं मैं तो कहता हूँ कि धीरे धीरे कम हो रही हैं कि पेरेंट्स का जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, वो अब उस प्रकार का नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि ठीक है, मेरी कोर स्ट्रेंथ साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, तो मेरी कोर स्ट्रेंथ जो है, मैं ये तो करना ही है, इसमें कम से कम मेरे जो है सम्मानजनक मार्क्स आ जाएं और फिर आगे मैं अपना करियर, अपना जो पैशन है उसको लेकर के आगे बढ़ूं। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं और इस चीज़ पे हम लोग, करियर काउंसलिंग के बहुत से सेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें आगे आ रही हैं, वो भी स्कूलों में आती हैं और उनके सेशंस होते हैं, बच्चों को गाइडेंस दी जाती है कि भाई आप किस प्रकार के कोर्सेज में अपने को आप आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये होने की वजह से जो वो एक प्रेशर हुआ करता था, वो प्रेशर अब बहुत हद तक मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों में कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये हम इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं कि छोटी क्लास से ही 8-9 से बच्चों के कॉम्पिटेंसी को, उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको उस दिशा में प्रमोट किया जाए, और जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मार्क्स की, उसको वो फुलफिल कर पाएँ 10th लेवल पे और 12th लेवल पे। ये काम तो हो रहा है। गौतम जी, आपके स्कूल में जब पीटीएम होता है तो गार्जियंस के तरफ से किस तरह के सवाल आते हैं जी, और आप लोग सवालों का, खास करके परीक्षा वगैरह के मामले में, मार्क्स के मामले में कि हाफ ईयरली में उसको कम आया, मंथली में कम आया, देखिए इसको ध्यान दीजिए, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? बिल्कुल। देखिए, मेरी दोहरी भूमिका है, मैं एक शिक्षक भी हूँ और साथ साथ मैं एक पिता भी हूँ। जी इस बार मेरा बच्चा भी बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हो रहा है। जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अभिभावक आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, हमने उस पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया है। सारे लोगों की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति या सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि मेरा बड़ा बेटा IIT में है, एक बेटा नीदरलैंड में है, ये बेटा जो है मेरा ठीक नहीं कर रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा उससे उत्साहित भी होता है और हतोत्साहित भी होता है कि आखिर हमारे बड़े भाई ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। बतौर शिक्षक जो मेरा अपना अनुभव है, अधिकांश जो हमारे अभिभावक हैं उनको ऐसा लगता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने ट्यूशन दे दिया है तो मेरी जितनी जिम्मेवारी है हमने पूरी कर ली है। बच्चा बहुत कम मार्क्स लाया है, हम बच्चे को फिजिक्स का यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री का वहाँ पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का यहाँ पढ़ाते हैं, ये सारी बातें। वास्तविकता ये है सर कि अगर आप बच्चे को
पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों को भी आप गिनाएं कि मैं तुम्हारे लिए ये सारा कर रहा हूँ। अक्सर हम ये बोलते हैं, क्लास में भी हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप स्कूल आते हैं तो निश्चित रूप से आपके पिता काम के लिए जाते हैं, माता जी भी आपके लिए बहुत परेशान रहती है। आपका क्या दायित्व है? अगर आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो समझ लिए कि आप सक्सेसफुल हैं, आप एक अच्छे छात्र के रूप में हैं या एक अच्छी छात्रा के रूप में हैं। शिक्षकों का और एक है कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो कभी भी किसी भी बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करते हैं। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि कालरा सर भी ने कहा, मनोज सर भी ने कहा और अमित सर भी ने भी कहा कि हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। उसकी पोटेंशियलिटी किस क्षेत्र में है इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने देखा है कि जो स्कूल में जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है वो बाद में बहुत अच्छा किया है। एक बच्चा अभी मिला, अपना नाम बताया, बोला 20 वर्षों के बाद मैं आज स्कूल में आ रहा हूँ। यू माइट बी रिमेंबरिंग, मैं पीछे बैठता था, आई फेल्ड, लेकिन हमारे साथ जो आज सीए कर रखा है या जो यूपीएससी कंप्लीट कर चुका है, मैं किसी भी स्तर में उससे पीछे नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी पोटेंशियलिटी को पहचाना और मैं आज के डेट में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं मुंबई में हूँ। तो सफलता का पैमाना सिर्फ मार्क्स है ये ज़रूरी नहीं है। मार्क्स ज़रूरी है लेकिन सफलता का पैमाना मार्क्स है ऐसा नहीं है। अभिभावकों को ये चाहिए कि वो बेहतर बच्चों को समझे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। किसी भी बच्चे भी हैं सामाजिक प्रभाव में आ जाते हैं और फिर या पारिवारिक दबाव में आ जाते हैं। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, आप फिर भी उसको साइंस पढ़ाना चाहते हैं। ये गलतियां अक्सर हम देखते हैं और बच्चे जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो उनको लगता है कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां होती हैं, मानसिक रूप से विचलन होने लगता है। वो डेविएशन जो है उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो हम ये बतौर शिक्षक ये बताते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उसमें संस्कार डालिए और बच्चों के साथ समय बिताइए क्योंकि आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में समय नहीं मिल पाता है। तो बच्चों को सही गाइडलाइन दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें होती हैं हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में। काला साहब, मनोज जी ने 2-3 बातें बताई कि तनाव न लें और एकाग्र हों। तनाव लेता कौन है? जस्ट एक मिनट, तनाव लेता कौन लेना चाहता है? हमारी नींद चली जाए कौन चाहेगा? तनाव आ जाता है। उन्होंने एक बात बताई, गौतम जी ने वो बात बताई कि गार्जियंस यही चाहते हैं कि बेटा मेरा डॉक्टर बने, बेटा मेरा इंजीनियर बने। तो उसका जो पोटेंशियल है वह पोटेंशियल की पहचान गार्जियन के पास नहीं है। अगर होता तो उसके हिसाब से शायद स्कूल चयन करने की उसकी सुविधा होती, टीचर चयन करने की सुविधा होती। अब चूँकि वो देख रहा है कि उसी की पूछ है जो इस तरह का हो जाता है। बहुत सारे गार्जियंस आज के दिन भी ऐसे हैं कि यूपीएससी कैसे करते नहीं पता है उनको, स्टेट सर्विस में कैसे आते हैं नहीं पता है उनको। 3-4 चीज़ें रटे हुए हैं और 3-4 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और सबसे ज़्यादा हतोत्साहित गार्जियन ही करते हैं। देखो तो फलां का लड़का कैसे कर गया, देखो तो पड़ोस का मुन्ना कैसे कर रहा है, देखो तो वो कैसे कर रहा है, उसको कैसे आ जाता, तुम्हारा कैसे नहीं हो जाता है। ये गार्जियन जिनकी शिकायत, जो तनाव लेते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को तनाव देते हैं, उनको यह समझा पाना। अभी जी ने कहा काउंसलिंग करा रहे हैं हम, स्कूलों में अब काउंसलिंग की व्यवस्था है। तो गार्जियन इन चीज़ों को जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं वो रिसीव करें तब ना बात आगे बढ़ेगी। एक दूसरे की आपके यहाँ तो ये सुविधा है कि तमाम जिम्मेदारी आपकी है, बच्चे आपके यहाँ दे दिए गए हैं और बच्चों को मार्क्स ऑब्टेन करने से लेकर तमाम तरह के कौशल के विकास की सुविधा आपके यहाँ है और आपके हिसाब से करेंगे। वैसे में करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चे को तनाव दिया जाता है, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। वह तनाव देने वाले पेरेंट्स या हमारे जैसे कोई शिक्षक हो सकते हैं, भी होते हैं भी होते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि किसी न किसी रूप में हम उनको तनाव दे देते हैं। हर बच्चा, हर इंडिविजुअल एक यूनिक इंडिविजुअल है और यही समझा पाना सबसे असल चीज़ है कि इसी को कि यूनिक इंडिविजुअल है, ये समझा पाना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे के पोटेंशियल को पहचानना ये पेरेंट्स के बूते की बात नहीं है। इसके लिए स्कूल्स को आगे आना है, आ भी रहे हैं
काउंसलिंग की व्यवस्थाएं ज़्यादातर अच्छे स्कूलों में हैं, और वहाँ पर जब हम उन बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, किस तरफ वो जा सकता है। जैसा आपने अभी मेंशन किया कि लोगों ने 4-5 प्रोफेशन रटे रटाए कि उन्हीं में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा वहाँ चला गया या किसी रिलेटिव का बच्चा वहाँ चला गया या वो प्रोफेशन में चला गया, बहुत अच्छा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उसी प्रोफेशन में जाने के बाद उतना ही अच्छा करे। तो बच्चे की पोटेंशियल जो है उसके ऊपर काम करके हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए। और आज की डेट में वो गिने चुने 4 प्रोफेशन नहीं हैं, 20,000 से ज़्यादा ऐसे प्रोफेशन हैं जो बच्चे की जीविका उन प्रोफेशन से भी अच्छी चला सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट देख लें किधर है, बच्चा क्या करना चाहता है, और उसी के हिसाब से हम उसको प्रोत्साहित करें तो डेफिनेटली बच्चा अपने जीवन में अच्छा करेगा। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम बच्चे को फोर्सिबली किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कराते हैं या किसी भी प्रोफेशन में डालते हैं तब बच्चा उसमें अपना 100% नहीं देता। लेकिन अगर बच्चा अपने मन से कुछ चूज़ करता है तो उसमें वो अपना 100% देता है और उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं। मनोज जी, बुनियादी शिक्षा गांधी जी की थी, तो बुनियादी शिक्षा में ऑप्शन उसके पास अपना पड़ा हुआ था, उस हिसाब से संपूर्णता में तैयारी होती थी। और मैं तो गया नहीं हूँ, विदेश जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन सुनते हैं कि विदेशों में खिलौने के रूप में डाल दिया जाता है, वहाँ बच्चा जिस तरफ आकर्षित होता है उसके हिसाब से उसका प्रिपरेशन, उसको आगे ले जाने की बात होती है। यहाँ तो हर बाप अपने बेटे का, अपने बेटी का भविष्य लिख देना चाहता है, बिल्कुल। उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके यहाँ या आपकी तरह के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी जी, क्या व्यवस्था है कि बच्चे का ओरिएंटेशन किस तरफ है, कहाँ जा सकता है, उसके हिसाब से उस पर थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाए, उस पर वो जाए। एक आर्टिस्ट बन के जब वो फोटो उसका बाजार में लाखों करोड़ों में बिकने लगता है तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पहले सब क्या बेवकूफ़ की तरह थी। करते क्या हो आर्टिस्ट होता, करते क्या हो, ये करते क्या हो, इतने बार सवाल पूछा जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा। उसके दोस्त पूछ के, उसके गार्जियन पूछ करके, रिलेटिव पूछ करके, तब वैसे में बच्चों को और ये पिता को बताना कि कोई बाप, मेरे बहुत सीनियर कुछ IAS फ्रेंड है, IPS फ्रेंड है, वो लोग अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कोई बाप अपने बच्चे का भविष्य नहीं लिखता हम भी नहीं लिख सके, नहीं लिख सकता। और हमने उसको यह चांस दिया कि तुम्हारा ओरिएंटेशन जिस तरफ है तुम जाओ, मैं नहीं कहूँगा तुम UPSC में आओ, मैं नहीं कहूँगा तुम यही करो, तुमको लगता है कि इसमें अच्छा कर सकता है वो है, हमारी तरफ जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देंगे। ये एक बहुत मुश्किल काम है। स्कूल्स में इस तरह की बहुत बड़े मजबूत व्यवस्था नहीं है, वैसे में बच्चों को यह संदेश भेज पाना, क्या रास्ता कैसे हो सकता है, अभिभावक को भी? देखिए, PT मीट के अलावा मैं करीब 15 सालों से प्रिंसिपल पेरेंट्स मीट भी करते हैं, जिसमें हम उस क्लास में, खास करके बोर्ड क्लासेस का जरूर करते हैं, उस क्लास में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो चुपचाप देखेंगे, विटनेस रहेंगे, रूप में रहेंगे। प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल मैं उनको बताता हूँ कि हमारी क्या प्लानिंग है बच्चों को बेहतर करने के लिए, काउंसलिंग हो, करियर काउंसलिंग हो, बिहेवियरल काउंसलिंग हो, आप हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये दोनों हम आपस में बात करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे स्कूल में जो टॉपर हुआ पिछली बार, उज्जवल कुमार सिंह, तो वो मेडिकल में भी किया, या झारखंड में रांची का टॉपर रहा, झारखंड में नंबर 2 पर रहा नीट में। उनसे भी बच्चों, पेरेंट्स को रूबरू करवाते हैं कि इसने किस तरह से तैयारी की, और बिना किसी प्रॉपर कोचिंग के, गाइडेंस का, ऑनलाइन कुछ कोचिंग लेकर के 100% अटेंडेंस के स्कूल के साथ, जो आजकल लोग भागते हैं कोचिंग के पीछे, कैसे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। आपने जो भी बताया ना, वो कंपेयर जो होता है ना, वो बड़ी सबसे बड़ा हर्डल है। मैं आप उदाहरण देता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि एक बड़े अधिकारी के बच्चे, जब वो +2 किया
तो उसने कहा कि हम आर्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, आर्ट पढ़ना चाहते हैं। और उस बच्चे का वाकई में क्लास 6 से ही आर्ट के रुझान प्रति था। बहुत रुझान था। और इवन ऑनलाइन भी वो जो कंपटीशन में भाग लेता था, देश विदेश में कई सर्टिफिकेट उसके आए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हर्डल आता है, मेरा बेटा आर्ट में, म्यूजिक में जाएगा, गाना में जाएगा। जबकि आपने कहा कि आज एक अगर पेंटिंग वो बना दे तो उसकी कीमत कितनी है। आज एक अच्छा जो इंटरनेशनल प्लेयर धोनी बाहर निकल जाए, देखिए लोग भीड़ लग जाता है उसके मिलने के लिए। तो ये जो हर्डल है पेरेंट्स का कंपेयर करने का और ये सोचने का कि हमारा बच्चा सिर्फ यही बने, इसको दूर करना होगा। यही मैं पेरेंट को कहना चाहूँगा। बच्चे में वाकई देखिए कई देशों में अब आया है ना कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 6 में कोडिंग चलाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट कराएगा, वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे। और ये विदेशों में पहले से है, कई देशों में है कि क्लास 6 के लेवल में उनको बता दिया जाता है कि आपके बच्चे का रुझान इधर है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट इधर है और इस फील्ड में जाए तो वो एक्सेल करेगा। दिक्कत ये है सिलेक्शन में कि वाकई उसको एक्सेप्ट करे पेरेंट और उस और बच्चे को भेजने के लिए हो। ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनेशन मेक और मार नहीं होता कि एक एग्जामिनेशन पास कर गए तो ज़िंदगी बन गया और एग्जामिनेशन में ठीक नहीं कर पाए तो हमारा ज़िंदगी खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर स्टेप पर अगर उसको ऑटोनोमस लर्नर बना दिया जाए, अपने से अंदर से सीखने की उसकी प्रवृत्ति हो जाए, तो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। अमित जी, एक सवाल है जी। जो हम समझना चाहते हैं उस सवाल के पीछे कि मूल्यांकन की पद्धति क्या है। कॉपी जो एग्जामिन होता है उसका तरीका क्या है, मैनुअल? तो मैनुअल जो तरीका है जो पुराने ज़माने में भी चलता था कि लिख कर के जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करते थे उस समय मैनुअल था जी। उन सब सारी चीज़ों को देखते थे। आज मैथमेटिकल देखते हैं, क्या पद्धति बदली है, क्या है तरीका और कैसे मूल्यांकन करते हैं। मार्क्स दिया हुआ है कि 100% 100 नंबर है, उसमें से टिक जितना में किया उसको उस हिसाब से दे दीजिए, या कंप्यूटर में सीट डाल देते हैं और कंप्यूटर निकाल के देता है कि उसके हिसाब से उतना मार्क्स आ गया। सर अभी 10th और 12th में तो मैनुअल है। जो बच्चे लिखते हैं वो गोपनीय रूप से देश में कहीं भी जाता है और टीचर्स ही उसको आप चेक जो करते एग्ज़ाम हैं। लेते हैं 10 में और 12 में बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, अब तो शायद 8 में भी हो गया है, तो उस एक बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं ये हम जगह नहीं जानना चाहते जी। हैं, लेकिन कहाँ जाता है, अपने ही देश में जाता है, अपने स्टेट में जाता है, उस हिसाब से लोग चीज़ों को देखते हैं, मूल्यांकन करते सर, हैं। इसी अपने तरह के स्कूल स्टेट में ये जरूरी जस्ट नहीं जस्ट है। मिनट, जी। इसी तरह के स्कूल में जो सीबीएसई पढ़ा रहे हैं उसी के टीचर को जाता है, जी। उसी स्कूल के लोगों को जाता है या अलग लोगों को जाता है? सीबीएसई के ही टीचर्स को जाता है। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनको? जी। ठीक है। स्टेट बदल सकता है। मूल्यांकन की जो पद्धति होती है वो निर्धारित होती है। किस प्रकार से मूल्यांकन करना है वो भी निर्धारित रहता है और उस सेंटर पे एक कंट्रोलर होता है जो इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है। टीचर्स की ट्रेनिंग होती है मार्किंग स्कीम के ऊपर मूल्यांकन शुरू होने से पहले, और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टीचर्स मूल्यांकन करते हैं। उसको भी चेक किया जाता है कि उनका मूल्यांकन जो जिस तरीके से उन्हें बोला गया उस तरीके से गाइडेड रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं सीबीएसई करती है। और जो बच्चा फेल हो रहा है उसको भी दोबारा उसको देखा जाता है। जो कंट्रोलर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि उसको देखे, अगर वो 1-2 नंबर से हो रहा है तो उसको पास किया जाए, उसके लिए लिबरल रहा जाए। तो इस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। पूर्णतः मैनुअल होता है। वह मूल्यांकन कितना सही है उस पर सवाल उठ सकता है क्या? इसलिए कि बच्चे का जो स्किल था, जो आपने पारंगत किया, उसके हिसाब से उसने जो बना के दिया। हम भी संजोग से पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, हमारे पास भी कॉपियाँ मूल्यांकन के लिए आती है जो पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में। उस मूल्यांकन में चूँकि हम पढ़ा रहे होते हैं इसलिए हमको पता है कि वो क्या पढ़ाया हमने उसको और उसके हिसाब से क्या लिखा, सिलेबस भी उसके हिसाब से हमको पता है। लेकिन जब दूसरे कॉलेज की, दूसरी यूनिवर्सिटी की कॉपी हमारे पास आ जाती है तो हमको थोड़ी मुश्किल होती है कि वहाँ क्या पढ़ाया। ये लिबर्टी जो आप ले रहे हैं 1-2 नंबर का, वहाँ लिबर्टी हम 5-10 नंबर का भी देते हैं, लेकिन वो गुंजाइश नहीं हो तो हम क्या करें? जी। शायद कोई क्रूर
बहुत ज़्यादा तनाव वाला ही इस तरह का टीचर होगा जो जानबूझ करके फेल करा जी, दे। जी। वो इतना लिबर्टी है उसके पास जी। कि वो कोशिश करता है कि पास हो जाए। जी गुस्सा आता है लेकिन उस गुस्से को अपना खा जाता है। कई बार हुआ है कि मैंने कॉपियाँ लौटा दिया, लिख करके कॉपी लौटा दी जी कि मैं इसका मूल्यांकन करूंगा तो मैंने जो पढ़ा है वो मैं भुला जाऊंगा। जी आप दूसरे किसी से करा लिए, चीट लगा दिया अलग से, जी। यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया, दूसरे किसी से मूल्यांकन करा लिया। जी यह गुंजाइश बनती है। जब बहुत सारे आ जाते हैं तो लगता है दिमाग खराब हो गया, हम नहीं कर सकते हैं, जी फेल भी नहीं करा सकते हैं, फेल कराना खराब लगता है, आदत जी। में शामिल नहीं। जी तो वो जो सीबीएसई का है जहाँ कॉपियाँ एग्जामिन होती है, तो वहाँ जो टीचर होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन रुझान है पास करा देना है, बहुत सारे मार्क्स दे देना है, इस पर ही हमको ये पैसा में फीस मिलेगा या हमारा नाम होगा, अगली बार हमको बहुत सारी कॉपी आ जाएगी, या उनकी योग्यता क्षमता भी देखी जाती है। सर, उनकी योग्यता क्षमता भी देखी जाती है, वो उसी सब्जेक्ट के होते हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाता है, और फिर वहाँ पे रैंडम चेक्स भी होते हैं। मैं अगर चाहूँ कि मैं एकदम आज मैं बहुत खुश हूँ तो सबको मैंने नंबर बांट दिए, और आज मैं दुखी हूँ तो मैंने सबके नंबर काट दिए, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा नहीं हो सकता। और इन चेक्स के बाद भी एक फाइनल चेक होता है जो कि पेरेंट्स के पास होता है। आप उस मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं, और वहाँ पे पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। और सीबीएसई के लिए सबसे पहले बच्चा है, जो बोर्ड की सबसे अच्छी बात है कि बच्चे का हित सबसे ऊपर है। तो अगर पेरेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए भर दिया कि भाई इसके मार्क्स को रीवैल्यूएट किया जाए, रीचेक किया जाए, तो उसको फिर पूरी गंभीरता के साथ लिया जाता है। और अगर पाया गया कि इस फलाने कंट्रोल सेंटर पे ये कॉपी जची थी और वहाँ पे ये गैप पाया गया या ये गलत हुआ है, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई भी होती है। तो सीबीएसई का पैटर्न ऐसा है, स्टैंडर्ड पैटर्न है कि कम से कम गलतियां हो सकती है। जैसे सीबीएसई में पहले चीफ नोडल सुपरवाइजर होते हैं, उसके अंदर हेड एग्जामिनर होते हैं, हेड एग्जामिनर के अंदर आपका असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता है, उसके अंदर जो मार्क्स करेंगे कोऑर्डिनेटर होता है। तो जो इतनी प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है कि कम से कम गलती होने की गुंजाइश रहती ही नहीं है, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद ओपन है कि पेरेंट कॉपी देख सकते हैं ऑनलाइन, इससे अधिक ट्रांसपेरेंट कुछ हो ही नहीं सकता है कि कभी भी इवेलुएटेड कॉपी को देख सकते हैं, चाहे वो इवेलुएट करवा सकते हैं या ओपन कॉपी देख सकते हैं। तो इसलिए जो मार्किंग है ना, डीएवी का हमारा जो सीबीएसई का जो सिस्टम है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इतना न, जैसे बताया ना मीर जी, इतना सब है, इस सब के ऊपर है कि हेड एग्जामिनर चेक करेंगे, 20% उसको चेक करना हेड एग्जामिनर को, चेक कॉपी को, उससे 10% चेक करना है हेड एग्जामिनर को, फिर सीएनएस भी औचक चेक कर सकते हैं। तो इतनी जो हायरार्की बनी हुई है, तो गलतियां बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है सीबीएसई में। उसका कारण तो मैथमेटिकल होना भी है। हाँ। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हैं जी। अगर वही सब्जेक्टिव होता तो उतना मैथमेटिकल शायद नहीं हो पाते। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। गौतम जी, ये सवाल सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सवाल ये है कि गार्जियंस एग्ज़ाम के बाद, चाहे वो इंटर स्कूल एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपके पास किस तरह की शिकायतें लेकर के आते हैं? टीचर के पास किस तरह से आते हैं? आपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बच्चे को पढ़ा तो लिखा क्यों नहीं, मैंने आमतौर पर अपनी जिम्मेदारी टीचर पर थोड़ी। आपके पास किस तरह की शिकायतें आती हैं? एक तो इन्होंने बताया कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप जब चाहे कॉपी देख सकते हैं बच्चा क्या लिखा नहीं लिखा। शिकायतें किस तरह की आती हैं? दो शिकायतें अभी जो देखी जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली शिकायत ये कि कोविड के बाद जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, बच्चों का मोबाइल की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे और मोबाइल दोनों, बाप भी लगा रहता है उसी में, बच्चे भी लगा हुआ है, एक परिवार में सारे लोग बैठे हुए हैं, माँ भी लगी हुई है, दीदी भी लगी हुई है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि वो मोबाइल से हटना नहीं चाहते हैं। बच्चे को मोबाइल देना मजबूरी की वजह से मोबाइल दे रखा है। अब जब मोबाइल वो यूज़ कर रहा है तो उसका कितना उपयोग सही हो रहा है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग टिकटॉक देख रहे हैं, लोग रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जहाँ तहाँ रील्स बनाकर डाल दे रहे हैं। तो ये जो एक ये है, रील्स क्या होता है थोड़ा हम भी शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट कोई होता है। हाँ, अच्छा। 1 मिनट 2, जैसे ट्रेंड पर कोई गाना चल रहा है, अच्छा ठीक, तो उस पर वो अपना एक्शन लगा दिया और फिर वो गाना बजा दिया, तो ये रील हो गया।
या कुछ अपनी बातें। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इससे अभिभावक बहुत परेशान है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज के डेट में पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ हो, प्रत्येक घर में एक 2 व्हीलर है और हर एक बच्चा का ये आदत बन गई है कि वो 2 व्हीलर उसको चाहिए, शाम के वक्त घूमेगा। अधिकांश स्कूल के बच्चे आप देखेंगे कि बहुत तेज रफ्तार से अपना 2 व्हीलर चलाते हैं। कई तरह की प्रक्रियाएं मेरे हैं, कई मोहल्ले तरह में की मेरी सड़क होगी मुश्किल से 250 मीटर की, और वो बच्चा एक बगल में पढ़ता है, बगल के स्कूल में पढ़ता है, 100 के स्पीड में उतने दूर में 250 मीटर में लेके निकलता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि घर से निकल जाए। बच्चा पढ़ता है 10th में। बिल्कुल। अब होता क्या है कि बच्चा वो निकला, वो दिखाने के लिए कि हम इतना स्पीड चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो एक उस उम्र की एडोलेसेंस की वो एक मतलब आदत है कि हम ये दिखावा करेंगे। होता क्या है इसमें कि बच्चा गया, इसी को दिखाने के लिए स्पोर्ट्स है ना, जो आप जी, अपने यहाँ जी, स्पोर्ट्स जी, करते हैं, जी, जी, आप में जो क्षमता ताकत है यहाँ दिखाइए ना भाई। जी जी, और ये हो रहा है सर। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमारे स्कूल का एक बच्चा है जो मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स में इस बार बाहर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब देश से बाहर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बच्चे, लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स के लिए हैं वो रास्ते में इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं, इसकी मर्यादा को समझते हैं। अब क्या हो गया कि बच्चा घर से गाड़ी लेकर निकला। कई बार आप देखे होंगे, कई बार अखबारों में भी, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे को गाड़ी नहीं मिली है, इसलिए उसका सोसाइटी में बड़ा स्टेटस छोटा हो गया है। हमारे दोस्तों के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा स्टेटस बहुत खराब है। बच्चों को अब सिर्फ मोबाइल नहीं चाहिए, अभी तो मोबाइल के साथ एक ब्रांड भी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट भी बुलाने वाले थे, छोटी सी घटना अखबार में पढ़ी हमने। माँ ने मोबाइल देने से मना कर दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त वो बहुत डेलिकेट हो गए हैं। आपको याद होगा मधुकर सर कि जब आप स्कूल जाते थे, आपने शुरू में भी कहा कि माता पिता इतना परेशान नहीं रहते थे। अभी बच्चा को बस में चढ़ाते हैं तो बच्चा जहाँ तक दिख रहा है मम्मी और पापा टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बच्चे को इतना डेलिकेट बना दिया, कभी भी किसी बात को लेकर उनको डांटते नहीं हैं। पीटना तो दूर की बात है, अगर आपने डांट दिया तो गार्जियन आकर आपको बोलेंगे कि हमने अपने बच्चे को बड़ा ये से पाला है, आपने डांटा क्यों। बच्चा जब पहली बार डांट सुनता है तो उसका मेंटल स्टेटस बदल जाता है, ये मनोविज्ञान है, और वो कुछ सोचने लगता है, और ऐसी स्थिति में कई बार ये बात आत्महत्या तक पहुंच जाती है। इसलिए मेरा ये सुनने में थोड़ा जरूर खराब लगता है, बच्चों में थोड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए, उनको मम्मी की डांट मिलनी चाहिए, उनको उस तरह का संस्कार मिलना चाहिए। ये समस्या अक्सर घर में बहुत बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये आप जरूर देखिए, ये समस्या आती है। बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, 4 जगह ट्यूशन दिया, बच्चा ट्यूशन गया है आपका जिस जगह पर वो पढ़ने जा रहा है या वहाँ पर वो अड्डाबाजी कर रहा है, इस बात का ध्यान है। आप उस चीज़ को फॉलो अप कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया जाए और बच्चे को ये बता दिया जाए कि भाई आपको इसलिए पढ़ाया नहीं जा रहा है कि आप जाकर वहाँ पर अड्डाबाजी कीजिए, उसको फॉलोअप किया। पापा से थोड़ा भी अगर डर होगा तो बच्चा 2 चीज़ें नहीं सोचेगा, एक तो आत्महत्या, पापा है, बहुत बच्चे, हम लोग स्कूल में बहुत पिटाई हमारी हुई है, हम अभी सोच नहीं सकते, तो बच्चों को डांट तो मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। एक तो कालरा साहब एक सिरे से फीलिंग गायब हो गई है, सरकार के लेवल पर भी, परिवार के लेवल पर भी और समाज के लेवल पर, मैं हूं ना। यानी कि बच्चों को यह लगे कि हमारी गलती अगर हो गई तो पिताजी वोन करके कहेंगे गलती सुधारने, परिमार्जित करने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में। उसको लगता है कि उसके आगे दुनिया ही खत्म हो गई और उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। परीक्षा के मामले में भी यही होता है। एक तो परीक्षा देने जाना, पढ़ाई नहीं की, जैसा कह रहे हैं गौतम जी अड्डाबाजी कर रहे हैं, परीक्षा देने गए तो क्या परीक्षा देंगे समझ सकते हैं हम लोग, पूरी पढ़ाई नहीं की, परीक्षा देने गए। दूसरे मार्क्स कम आना ही आना है, तो मार्क्स जब कम आया तो उसको लेकर के परेशान है। इसमें क्या हो सकता है, इसको कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाए इसको? सर बेसिक प्रॉब्लम जो मेरी समझ में आती है कि पेरेंटिंग जो है आजकल वो बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। टाइम है फिर भी टाइम नहीं है, टाइम है फिर भी टाइम नहीं है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं करते। बिल्कुल। पेरेंट्स का रोल जो मेरे को समझ में आता है वो रोल सिर्फ अब फाइनेंसर का हो गया है कि बच्चे की डिमांड्स फुलफिल करने के लिए वो जो बन पड़ता है करते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चे को सिर्फ मोबाइल नहीं चाहिए,
बाइक भी चाहिए या टू व्हीलर भी चाहिए। अब ये बात वहाँ से भी आगे चली गई है, पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल चाहिए और पर्टिकुलर ब्रांड की बाइक चाहिए। और अनफॉर्चुनेट क्या है कि पेरेंट्स ब्लैकमेल हो जाते हैं, बिना लाइसेंस के भी बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, और उसका हर्जाना जो है वो पेरेंट्स भी भुगतते हैं और सोसाइटी भी भुगतती है। स्कूल भी भुगतता है, स्कूल भी कई बार मैं एज अ होल सोसाइटी कहता हूँ कि सपोज मैं ही सड़क पर चल रहा हूँ, मुझे जो है वो मेरे साथ एक्सीडेंट उस बाइक का हो जाता है तो नुकसान मेरे को हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं उस कमज़ोर पेरेंटिंग को जो है वो स्ट्रेंथन करना होगा। इसी को और कैसे किया जाए, क्या करें? इसके लिए जो है हमारे जैसे स्कूलों को आगे आना होगा, बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करने होंगे पेरेंट्स के लिए। छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादातर स्कूल करते हैं, मगर जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस में जाता है उसके लिए पेरेंटिंग के सेशन बहुत कम जगह किए जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो एडोलेसेंस में होती है। ना पेरेंट्स उस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम एडोलेसेंस थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें एडोलेसेंस में होने वाले चेंजेस के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। और आज की ज़रूरत है कि उन चेंजेस को जब तक हम बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो गूगल पर जाएगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, एक क्वेश्चन के उसको लाखों जवाब मिलेंगे, कुछ रेलेवेंट होंगे, कुछ इररेलेवेंट होंगे। बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है ना वो पेरेंट्स को पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, क्योंकि उसके हाथ में हमने एक तरह से जादुई एक डिवाइस दे दी है कि उससे वो कुछ भी पूछ सकता है। हर बार उसका जवाब सही होगा ये ज़रूरी नहीं है। हमें अपने बच्चों को एडोलेसेंस के लिए तैयार करना है। तैयार करने के लिए अभी जो है CBSE, NCERT, यूनेस्को, इन्होंने बहुत अच्छा एक हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोग्राम सभी स्कूलों के लिए चलाया है, जिसमें जो है अभी मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद अभी टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग चल रही है, और इसी क्रम में जो है वो पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी होगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप CBSE ने लिया है, और यूनेस्को की मदद से, NCERT की मदद से, जिसमें मुझे लगता है कि बच्चों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, और ये बच्चे जो गलत आदतों की तरफ पढ़ रहे हैं शायद हम कुछ हद तक उसको रोक पाएंगे। मनोज जी, एक तो नेतरहाट में मैंने देखा है, वहाँ तो बोर्डिंग स्कूल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेतरहाट में सब चीज़ बटा हुआ, टीचर के जिम्मे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे बटे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है, और टीचर अकाउंटेबल है उसके लिए। प्रिंसिपल उनसे सवाल करते हैं क्यों भाई बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और उसको कुछ लगता है तो वो सीधे प्रिंसिपल को बता सकता है कि हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि गार्जियंस को हैंडल कर पाना। पहले गांव में होता था, आपको याद होगा, आपको अपना उम्र का वो इस समय कि आप गलती करते हैं तो बगल का अगर कोई गुजर रहा है तो एक थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया। आज अगर बोल दिए, डांट दीजिए, तो लोग बंदूक लेकर के पहुंच जाएगा आपके पास कि आपका क्या जाता था, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, क्यों डांट दिया आप कौन होते हैं। वो अपने बच्चों को जिस ढंग से पेरेंटिंग करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। किसी आदमी को लगा कि वो पेरेंटिंग कर सकता है, अब तो जानता भी नहीं है लोग कि कौन कहाँ रह रहा है, नहीं रह रहा है। वैसे में पेरेंटिंग की बात, परीक्षा की तैयारी में बच्चा सुसाइड नहीं करे, बच्चे को और सारे ऑप्शंस हैं, ये बताएगा कौन? बताएंगे हम सब मिल करके। देखिए, ये तो तय हुआ बच्चों को मोबाइल से परीक्षा तो देनी है सबको, हाँ, देना ही पड़ेगा, पढ़ाई करे तो परीक्षा आज मैं 2 चीज़ जरूर कहूँगा। हाँ। कि पहले तो ये बाइक से बच्चे को बिल्कुल दूर रखें, और मोबाइल का यूज वाइजली करें। कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, बच्चे अपने पेरेंट के रूम में रखें। पेरेंट समय दें अपने बच्चों को। मैं प्राय कहता हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, एक शाम का खाना आप बच्चों के साथ खाइए। उसी दौरान बात करते करते पूछ लीजिए दिन में क्या हुआ, क्या पढ़ा, क्या किया, कैसे किया। इतना करने से बच्चे के मन में पेरेंट के प्रति आदर, पेरेंट के प्रति जो डिसिप्लिन जो होता है, जो पेरेंट का है वो होता है। मैं तो कहता हूँ कि यदि
बच्चे को अभिव्यक्त करने अपने की गुंजाइश रहती हाँ है कि गुंजाइश हम- रहती है। अब आप जो है सभी कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूँ, भाई बिजी हो तो इससे बढ़कर के दुनिया में और काम क्या हो सकता है, ठीक है ना। आज जो वातावरण है, समय है कि जिस तरह से वो चल रहा है, और इसकी कल्पना 100 साल पहले गांधी जी ने कहा था कि आने वाले समय में जो है बच्चों में चरित्र की पूजा कम होगी, पद और पैसे की पूजा ज़्यादा होगी। और इसके बचने के उपाय भी उन्होंने 4 बताए थे। पहला था प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी बात हो रही थी, बच्चों का परवरिश बढ़िया होना चाहिए पेरेंट के द्वारा। पेरेंटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल। दूसरा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो स्कूल की जिम्मेवारी है, हम सब समाज की जिम्मेवारी है, कैसे वैल्यू उनको दिया जाए। तीसरा है आइडियल लाइफ स्टाइल। जब तक हमारा लाइफ स्टाइल आइडियल नहीं होगा, हम शिक्षक का और हम पेरेंट का, तो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में। और है मल्टीपल इंटेलिजेंस, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। इन सभी फैक्टर में पेरेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, बच्चे के सेहत का ख्याल, बच्चे के खुश रखने का ख्याल, लेकिन उसके साथ साथ पोलाइट के साथ सख्ताई भी होनी चाहिए कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये डिवार करना पड़ेगा डूज और डोंट्स में। और अगर इस तरह से हमें बढ़े तो बच्चे को कहीं कोई लाइफ में ज़रूरत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी कभी। हडल सबसे बड़ा हडल है आज के यंगस्टर के लिए, वो है उसका कंफर्ट जोन। और बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा जीवन में सफल होने के लिए, और इसमें पेरेंट की अहम भूमिका होगी। स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, बाकी सब घर में रहते हैं, तो घर में हम सभी पेरेंट्स से यही आग्रह करेंगे कि आप 24 घंटे में आधा घंटा कम से कम बच्चों से बात करें और उनके प्रॉब्लम को सुने और एमिकेबली उसका सॉल्यूशन उनके साथ डिस्कस करें। ये जो डू एंड डोंट्स है, तो अगर बोर्डिंग है तो वहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन दोनों मिक्स है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, या नॉन बोर्डिंग है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। उसको कैसे सॉल्व करें, डू एंड डोंट्स को, ये करो ये नहीं करो। सर, जो भागदौड़ की ज़िंदगी हमने अपनी बना रखी है ना, उसमें ये संभव कम दिखता है। स्कूल में बच्चों की क्लास कम लगनी चाहिए, आजकल में पेरेंट्स की क्लास ज़्यादा लगनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स भी स्कूल 100 में से 40% पेरेंट्स ही स्कूल आते हैं। 40% आते पीटीए हैं। में भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स ने स्कूलों को रेस्टोरेंट बना रखा है। जिनको ज़रूरत है वही नहीं आते हैं। हम पे कर दिए, हमने आप फीस पे कर दी, हमारी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म हो गई, अब आप अपना काम करिए। तो ये जो समस्या है ये बड़ी गंभीर है। पेरेंट्स आर नॉट डूइंग पेरेंटिंग। आप पेरेंटिंग नहीं करोगे। पेरेंट्स तो 2 चीज़ चाहेंगे ना, उनका बच्चा सुसाइड नहीं करे, जी, उनका बच्चा जिसमें भी करे अच्छा करे, हम्म, जो अच्छा समाज का मानदंड है, जो मूल्य है, वैल्यू जिसको बोलते हैं, जी। उसमें अच्छा करे। सुसाइड तो नहीं करे कम से कम, है ना। वहाँ नौबत पहुँच जाती है, वहाँ तक पहुँचने की वो नौबत नहीं आने दी। ये 3 चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना सर। जब माँ पिता और पुत्र या पुत्री के बीच में वो संबंध नहीं रहेगा तो बच्चा अकेलापन महसूस करेगा। हम कब, हमारी प्रवृत्ति आत्महत्या की या घर से भाग जाने की कब होती है? जब लगता है कि कोई है नहीं हमारा, कोई जब है लग- लगता है कोई है नहीं। और ये प्रवृत्ति अचानक नहीं होती, ये बहुत टाइम लगता है इसमें। और वो टाइम हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ वही फील करना है। हाँ, वो हमें फील, वो गैप कहाँ डिरेल्ड हो आज- रहा है, डिरेल्ड आज- नहीं कहाँ। सर, आज के चाल, बच्चे के चाल में और कल के चाल में अंतर होता है, तो पेरेंट को वहीं पर जरूरत होता है कि क्यों कल तो ऐसा था, आज ऐसा क्यों हुआ। सर, आज समय बिताने का जो चलन है वो इस तरीके से बदला है कि समय बिताना यानी शनिवार की शाम को निकल करके किसी रेस्टोरेंट में खाना खा खाना लेना। खा लेना, बस यही है समय बिताना। और आप देखोगे कि रांची शहर के अंदर ही रेस्टोरेंट के खुलने की संख्या इस कदर तेजी से बढ़ी है, ऐसा लगता है कोई घर में खाना बनाना ही नहीं चाहता। वीकेंड वाला सिस्टम आ गया, कल्चर आ गया। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को ले जाके आपने मैकडी और केएफसी या किसी रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया, वो हो गया समय बिताना। वो नहीं है समस्या। नहीं, वहाँ भी मोबाइल लिए हुए हैं ना, वहाँ भी मोबाइल माता जी अलग मोबाइल पर है, बेटा अलग मोबाइल पर है। और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँ सर, हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना है उसमें काफ़ी बदलाव आया है।
पहले एक परिवार था, उस परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सारे लोग मिलते थे और उस बच्चे पर बड़ा ध्यान होता था कि ये बच्चा मेरा है, ये बिगड़े नहीं। चाचा से भी डांट सुन लिया, चाचा से भाग भी लिया, चाचा से मित्रता भी है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बनना शुरू हुआ। आज लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है। भौतिकवादी सरंजामों को जुटा लेना ही आज की तारीख में सबसे बड़ी सफलता लोग मानने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहे हैं और दोनों समय नहीं दे पा रहे समय हैं। खत्म हो रहा है जी। एक तो ये है कि कोई भी अभिभावक यह नहीं चाहेगा, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा सुसाइड करने की ओर जाए या वह बिगड़ जाए। और दूसरे उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप अपने बेटे बेटी का भाग्य नहीं लिख सकते जिस तरह से कि आपके माता पिता ने आपका भाग्य नहीं लिखा था। उसको जो बनना है वो बनेगा। उसके पोटेंशियल को पहचान करके सही समय पर सही दिशा मिलने से बात बनने लगेगी और सुसाइड तक नौबत नहीं पहुँच। परीक्षा तो सबको देनी है। आपने दिया तो आप पहुँचे किसी नौकरी में, आपने दिया तो आप किसी बिजनेस में पहुँचे, बिजनेस को ग्रो किया। परीक्षाएं तो सबको देनी है, जीवन में हर पल परीक्षा देनी है। मैं यहाँ बैठा हूँ इतने गुरुजन के सामने, मैं परीक्षा दे रहा हूँ कि मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है। गुरुजन जो बैठे हुए वो परीक्षा दे रहे हैं कि उनको आता है कि नहीं आता है, चीज़ों की समझ है कि नहीं। हर जगह परीक्षा देनी है और मूल्यांकन करने वाला एक नहीं लाखों की संख्या में लोग हैं जो हमको इवेल्युएट करते हैं कि सचमुच में हमारे पास कुछ है कि नहीं। तो आपके बच्चे बेहतर कर सके परीक्षा में, इसलिए यह आपसे गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है कि आप देखिए कि आपका बच्चा और आप मोबाइल से ज़्यादा अपनेपन में कितना आ रहे हैं और कह सकते हैं, बच्चों को ये फील करा सकते हैं मैं हूं ना। आज बीच बहस में इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। थैंक यू, नमस्ते।